Respected Principal Secretary, IT and Agriculture, Tripurari Sharan sir, esteemed fellow members on the dais, IT professionals from a state, from this state and maybe from some other states also, the government officials present here, a very good morning to all of you. I am Atul Sinha, Director Science and Technology, Government of Bihar. I am primarily an officer of Indian Telecom Services, served for around 20 years in Department of Telecom and BSNL, erstwhile Department of Telecom and BSNL in different capacities, but primarily on technology side. For last 3 years, I am on deputation to Government of Bihar. That is, my deputation period is for 5 years. 3 years I have worked as Managing Director of Beltron, Bihar State Electronic Development Corporation, and for last 5 months I am serving as Director Science and Technology. मिस्टर संजीवन का ने अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ई गवर्नेंस की एक परिभाषा गढ़ी और पहले भी थोड़ा मेरा विचार था और इनकी बात सुन करके मैं आज एक आपके सामने एक यूनिक कंपैरिजन एनालॉजी 2 मिनट में पेश करना चाहता हूं। मुझे कई बार लगने लगा है कि ई गवर्नेंस हैज नाउ टेकन अ फॉर्म ऑफ, हैज बिकम लाइक ऑलमाइटी गॉड। ईश्वर की तरह से वो सर्वव्याप्त हो चुका है, वो हम में समाया, वो तुम में समाया। मैं आपको जस्ट एक दो कुछ एनालॉजी देता हूं। आज हम जिस तरफ जिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जिस सर्विस, कभी भी सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हम किसी भी चीज दिशा में बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हर जगह ऐसा लगता है कि ई गवर्नेंस सर्वव्याप्त हो चुका है और अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, अलग अलग तरह से देख रहे हैं। जैसे ईश्वर की राह पे हम चलना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम कहीं पहुंच गए हैं, लेकिन फिर जब डीप इंटरवेंशन होता है सोचते हैं तो मुझे लगता है अरे अभी तो हमने पहला ही कदम बढ़ाया है या दूसरा ही कदम बढ़ाया है। वैसे ही ई गवर्नेंस के साथ होता है कि सबसे पहले अलग अलग मैच्योरिटी का फेज होता है। कोई भी विभाग जब पहले चलना शुरू करता है तो अगर एक वेबसाइट बना लेता है तो वो सोचता है मैंने तो ई गवर्नेंस कर लिया, बट उसे पता चलता है अरे अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मुझे इस पे लाइव डेटा डालना है। जब लाइव डेटा डालता है तो पता चलता है कि अरे इस लाइव डेटा को जब तक एनालाइज न करें तब तक क्या फायदा है। जब एनालाइज करता है तो उसे लगता है यार जब तक प्रोसेसेस इसमें लिंक ना करे तब तक क्या फायदा है। प्रोसेसेस लिंक होने के बाद लगता है जब तक इसमें फाइनेंशियल पार्ट, पेमेंट गेटवे ना इंक्लूड हो जाए तो क्या फायदा है। सो दिस वे वी फाइंड कि ई गवर्नेंस बिल्कुल ऑलमाइटी की तरह से हमारे जिंदगी के हर क्षेत्र में फैला हुआ है और इतना डीप रूटेड हो चुका है। आज के समय में इसका एप्लीकेशन इतना डीप रूटेड हो चुका है कि हम जब कभी भी एक कदम, 2 कदम या कितने भी कदम बढ़ाते जाते हैं और हमें पता ऐसा लगता जाता है कि इसका कोई और छोर नहीं है, अनंत आकाश है, हम इस पे चलते जाते हैं। ऑफ कोर्स ये जरूर है कि हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही हमें आनंद का अनुभव होता जाता है, हम पब्लिक की सेवा ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं और उसके डिफरेंट डिलीवरी के मैकेनिज्म इवॉल्व कर पाते हैं। और ये मैंने सिर्फ आपसे इसलिए कहा, ये एनालॉजी इसलिए बताई कि टू जस्ट एलैबोरेट द ग्रेविटी ऑफ ई गवर्नेंस। एंड हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो शायद उसके 1 या 2 फेसेट्स पे ही चर्चा कर पा रहे हैं और मैं आप सबके सामने समक्ष प्रस्तुत हूं ई गवर्नेंस के 2 और फेसेट्स जो मेरी निगाह से, हर आदमी अपनी परिभाषा गढ़ रहा है, मैं अपनी तरफ से एक परिभाषा गढ़ना चाहता हूं। और ई गवर्नेंस में मेरे लिए समझ से 1 या 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो भी मैं बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि 2000 के समय से करीब अप्रोक्सीमेटली इंडिया में अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2000-2001 इलेक्ट्रॉनिफिकेशन का काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ और वो धीरे धीरे प्रगति के राह पे चलता रहा।
जब हमने शुरुआत की तो एक कंप्यूटर, स्टैंड अलोन कंप्यूटर लगा करके उस पर कोई एप्लीकेशन ले लेना और उससे कोई रसीद जनरेट कर लेना, ये बहुत गर्व की बात मानी जाती थी। और ये कंप्यूटराइजेशन का पहला चरण हुआ करता था और हम लोग बड़े खुश हो जाते थे अगर एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर हमने लगा लिया और उससे कुछ प्रिंट आउट जनरेट करके अगर पब्लिक को देने लगे तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। फिर हम लोग आगे बढ़े, उस समय डेटा नहीं था, इंटरनेट से कनेक्टिविटी हुई और वेबसाइट बनाने लगे और वेबसाइट पे कुछ डेटा डिस्प्ले करने लगे, एंड दैट वाज अनदर बिग माइलस्टोन और अचीवमेंट इन ऑन द पाथ। देन वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस 15 साल की जर्नी में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई कि हम लोगों ने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्ट कर लिया है। आज के समय में, आज से 5-10 साल पहले तक सरकार के पास, ऑर्गेनाइजेशंस के पास डेटा ही नहीं होता था जिस डेटा पे काम किया जा सके, मगर आज सरकार के पास, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको बहुत गेनफुली यूटिलाइज किया जा सकता है। और उसी का एक एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं और उसी की एक चर्चा थोड़ी सी आपके सामने करना चाहते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस एप्लीकेशन कैन बिकम यूजिंग databases. I am talking of big data analytics using different databases that is already available with government, with different organizations, with different institutions, different private organizations. सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे चाहता हूं, you please start counting the number of databases that today we have. We have NPR, National Population Register data, number 1, for entire population. We have socio-economic caste census survey data, SECC data, number 2. We have PDS data, means ration card data for majority of population, approximately 2.14 crore family records of the family, which covers approximately 8 to 9 crore population of this state out of 11.8 crores population, total population. Then we have election voter ID, election voter card data. This is the 4th one, again probably for around 5.5 crores population in Bihar. Then we have social welfare department data, where we collect the data for giving various kind of anudan, what we call Shailesh, social welfare department, pensions, different kind of pensions data, widow pension, old age pension, disabled pension and all. Then we have revenue department data, जहां हमारे पास सबका लैंड का रिकॉर्ड्स अवेलेबल है कि किस आदमी के पास कितना लैंड है, कितना है। अगर आप स्लाइटेस्ट ऑफ द लैंड, इफ यू आर हैविंग इवन an inch of land, if you are possessing, you have your name recorded in electronic form in government records. Then we have RSBY data, राष्ट्रीय बीमा सुरक्षा योजना डेटा, जिसमें कि गरीबों को एक कार्ड इश्यू किया गया है। करीब, जहां तक मेरी जानकारी है, रफली 96 lakhs cards have been distributed, 96 lakhs लोगों का डेटा अवेलेबल है। Then we have electricity board data, आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी सारे डेटा कंप्यूटराइज हैं और बिहार में मुझे लगता है पटना में करीब 4.5 लाख कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं। पूरे बिहार में मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 6 करोड़ कनेक्शंस का डेटा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। देन वी हैव नरेगा डेटा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी डेटा, ये भी करीब 1 करोड़ लोगों का डेटा है। देन वी हैव इंदिरा आवास योजना डेटा, जो भी करीब 70 लाख लोगों का डेटा है बिहार सरकार के पास अवेलेबल। देन वी हैव व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा, जो कि अगेन करीब 50 से 60 लाख व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन डेटा है। देन वी हैव एग्जामिनेशन बोर्ड डेटा, हर साल करीब बिहार सरकार में, बिहार बोर्ड से 8 से 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट मिला करके, और पिछले 10 साल का भी डेटा अगर हो तो मेरे पास तो 1 करोड़ डेटा एग्जामिनेशन बोर्ड का है। वी हैव गैस कनेक्शन डेटा, ऑल इलेक्ट्रॉनिफाइड टुडे, दैट इज अगेन इन बिहार, it is in the tune of approaching
1 crore data for gas connection data. Then we have telephone companies and mobile data. आपको मालूम है कि करीब करीब 6 से 7 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है बिहार में और 6-7 करोड़ लोगों का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा है. Then we have PAN card data. Then we have bank account data. You cannot count the number of data fields and number of data records that we have in electronic form. But friends, unfortunately, all these databases are residing in silos. They are not connected at all. None of the database that I described here is talking to each other today. And probably the next phase of evolution of e-governance in this state, in this country, is going to evolve it in the form of data analytics and big data analytics, utilizing or connecting, trying to connect all these data gainfully. मैं आपको ये विश्वास जाना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रयास से एंड किसी भी अमाउंट ऑफ प्रयास से अगर इन सारे डेटाबेसेस को कनेक्ट कर दिया जाए, if they can talk to each other, if these databases can talk to each other, miraculous kind of services can be delivered to citizens. Miracles can be achieved while delivering these services, citizen-centric services, simply if we can connect these databases to each other, if they can talk to each other. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं. यहां पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे बैठे हैं जिन्हें शायद इस बात का आइडिया भी हो कि इंदिरा आवास योजना में पिछले 7 सालों से बिहार सरकार के द्वारा करीब करीब 4 लाख लोगों को हर साल, 4 या 6 लाख लोगों को हर साल इंदिरा आवास योजना के तहत करीब 70,000 रुपए मकान बनाने के लिए दिया जाता है. हमने एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा सिर्फ पिकअप किया और पिछले 3 या 4 साल का डेटा ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें अवेलेबल हो पाया था और बिल्कुल ही रैंडम बेसिस पे, सैंपल बेसिस पे, केवल एक्सपेरिमेंट के लिए हमने उस डेटा को सिर्फ एनालाइज कराया. द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एनालिसिस, एंड दैट वाज फाइंडिंग आउट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड. आज के डेट में कंप्यूटर साइंस का एक बच्चा भी जो है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड आउट कर सकता है. जिसने ABCD पढ़ना शुरू किया हो कंप्यूटर साइंस की, वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड कर सकता है. एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 4% रिकॉर्ड्स वेयर फाउंड डुप्लीकेट इन टोटो. कोई मैनिपुलेशन नहीं. नाम रामचंद्र सिंह, विलेज ये, पिताजी का नाम ये, एब्सोल्युटली मैचिंग रिकॉर्ड्स, 4% डेटा. Can you imagine that out of these 30 or 40 lakh houses, Indira Awas Yojana schemes that have been given to people, उसमें 4% रिकॉर्ड डुप्लीकेट हैं. एक ही आदमी ने एक बैंक से 50,000 लिया है, 70 किलोमीटर दूर दूसरे बैंक से 50,000 रुपए लिया है, 50 किलोमीटर दूर तीसरे बैंक से लिया है. क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में आपको पता है कि जो थोड़ा तेज तर्रार आदमी होता है गांव में, वो ही गवर्नमेंट की एक स्कीम का एक अच्छा खासा पार्ट वो यूसर्व कर लेता है, वो ग्रैब कर लेता है. अब आप सोचिए कि जो एलिजिबल लोग हैं उनको छोड़ करके और डुप्लीकेट आदमी, सिंपली बिकॉज वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू चेक द डुप्लीकेसी, वही आदमी पिछले साल भी लिया, वही, ये तो हम बता रहे हैं एक ही साल में लिया. अब पिछले साल के रिकॉर्ड से अगर आप कंपेयर करें तो कितने लोग ऐसे निकलेंगे जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड. एंड यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी, पब्लिक मनी, विच इज गोइंग टू ड्रेन इन दिस फैशन. एंड सिंपली बाई अ वेरी वेरी सिंपल डेटा एनालिसिस हम लोग इसको, इस तरह की चीजों को टैप कर सकते हैं, इस तरह की चीजों को हम लोग रोक सकते हैं. ये तो मैं आपको बता रहा हूं जहां पे सिर्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कंपेयर किया गया. अब आपको पता है कि इंदिरा आवास योजना मिलने के लिए देयर आर 7 एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स. अगर उसके पास पक्का मकान है तो वो उसे IAY इंदिरा आवास योजना नहीं मिल सकता है. अगर उसके परिवार में कोई सरकारी नौकर है, कोई भी आदमी, तो उसे पक्का मकान, उसे इंदिरा आवास योजना नहीं मिल सकता है. यदि उसके घर में 4 व्हीलर है तो उसे नहीं मिल सकता है. अगर उसके घर में किसी आदमी की इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उसे नहीं मिल सकता है. अगर लैंड होल्डिंग सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है, प्रोबेबली 3 एकड़ और समथिंग उससे ज्यादा है, तो उसको नहीं मिल सकता है.
सपोज कीजिए कि हम इंदिरा आवास योजना के डेटाबेस को, अगर इन सभी तरह के डेटाबेस, जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा है, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डेटा है, लैंड रेवेन्यू का जो लैंड होल्डिंग का डेटा है, अगर उन सब से कनेक्ट करके और अगर एग्जामिन करना चाहें तो द काइंड ऑफ एम्बेजलमेंट दैट यू कैन फाइंड could be phenomenal, I say, and probably it could serve half the fund, can serve the entire population and the real people who are in need of Indira Awas Yojana. Probably the government money is going somewhere else. Friends, मैंने बताया कि ई गवर्नेंस का जो ऑलमाइटी रूप है वो किस तरह से एक छोटे से फॉर्म में अगर सारा डेटाबेसेस को कनेक्ट कर दिया जाए. देयर आर ह्यूज टेक्नोलॉजीज अवेलेबल. We have with us the principal consultant of Infosys. Probably she would be in a better position to throw more light on this, onto this, that how many tools technology has provided today, how many tools to explore this kind of data duplication, data comparison or data analysis, big data analysis, whereby we can produce phenomenal services, miraculous services for citizen and for citizen-centric services. I think I cannot take, this is a topic where I can keep on talking till evening, but I have to limit myself because there are other sessions also. Just by giving one more innovative example. मैंने कहा कि ई गवर्नेंस वो कितने स्वरूप में हमारे बीच में अवेलेबल है, वो कितने तरीके से इनेबलर का काम कर सकता है, किस किस रूप में हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का काम कर सकता है. देयर इज एब्सोल्युटली नो एंड टू दिस, देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट टू दिस. स्काई इज द लिमिट, आई टेल यू. और उसका एक छोटा सा एग्जांपल, मैं ये प्राइड अपने बिहार के सारे लोगों के साथ लेना चाहता हूं कि आज से 1 साल पहले इसी बिहार फंक्शन में एक छोटा सा इनिशिएटिव बिहार में पहली बार, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे बिहार में पहली बार, पूरे विश्व के लेवल पे रादर पहली बार लिया गया था. वो था सिटी वाईफाई, फ्री सिटी वाईफाई सर्विसेज क्रिएट करने का. मैं आपसे ये कहने की हिम्मत इसलिए जुटा पा रहा हूं कि अभी अभी चेक करके देख लिया है कि यह काम कर रहा है. थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे बीच में, बट मुझे लगता है कि शायद वो फिर शुरू किया गया होगा. अभी अगर आप चेक करेंगे तो पटना फ्री वाईफाई आपको मिलेगा आपके मोबाइल पे. जस्ट नाउ हमने चेक किया है एंड इट इज वर्किंग ऑल्सो. एनडीटीवी इसी से खोला है अभी पटना सिटी वाईफाई से. पहली बार आप सबको पता होगा शायद कि अगर आप गूगल पे आज भी डाल करके देखें, लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ फ्री वाईफाई इन वर्ल्ड एंड यू विल फाइंड द नेम ऑफ पटना. 20 kilometers long stretch of Wi-Fi freely available to the public. ये विश्व में अपने तरह की एक अनोखी सोच थी और अनोखा एक्सपेरिमेंट था जिसको पिछली ई गवर्नेंस ई बिहार समिति के दौरान हम लोगों ने शुरू किया था. उसी दिन इनॉग्रेट कराया था सैंपल के फॉर्म में, पायलट के फॉर्म में, और उसके 3 या 4 महीनों के बाद पूरे पटना में हम लोगों ने 20 किलोमीटर स्ट्रेच उसको स्टार्ट किया था. फॉर वेरियस रीजंस बहुत ज्यादा बिहार सरकार में उसके हाईलाइट नहीं हो सका. मगर आप एक बार आप सोच करके देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में आज कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे फ्री वाईफाई की बात ना हो रही हो, एंड बिहार इज द पायनियर. आई थिंक पीपल ऑफ बिहार रियली नीड डिजर्व अ क्लैप फॉर दिस, दैट वी हैव अ प्राउड पोजीशन ऑफ, we have a proud, we should feel proud having shown the way that for public free internet services can be made available. And आज के डेट में इंटरनेट इज एज इंपॉर्टेंट, पढ़े लिखे लोगों के लिए इज एज इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज रोटी कपड़ा मकान एंड एज द रोड्स और एनीथिंग एल्स. आज पढ़े लिखे लोगों के लिए तो वाईफाई और इंटरनेट, फ्री इंटरनेट, अगर अच्छी स्पीड का इंटरनेट हर जगह मिल रहा है, देन इट इज डेफिनेटली ए बून, दैट इज डेफिनेटली ए इनेबलर फॉर द पीपल. हम प्रधान सचिव आईटी महोदय यहाँ पे हैं. एक बार पहले किसी संदर्भ में मैंने सर को बताया था और इस हाउस को भी बताना चाहता हूं कि मेरी सोच ये है कि अगर इस फ्री वाईफाई इनेबलर प्लेटफॉर्म जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, बिहार सरकार ने ऑलरेडी वो क्रिएट हो चुका है, अगर जो एजुकेशनल कंटेंट्स हैं वो अगर इस पे डाल दिए जाएं, सिंपली एक सर्वर लगा करके जो फ्री में एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनपीटेल जो है वो फ्री
एजुकेशनल कंटेंट, वीडियो कंटेंट्स, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तमाम तरह के मल्टीमीडिया कंटेंट्स जो फ्रीली अवेलेबल हैं, khanacademy.com फ्रीली अवेलेबल है। अगर उसको इस सर्वर पे डाल दिया जाए और इस नेटवर्क पे डाल दिया जाए तो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए पूरे विश्व में अपनी तरह की एक नई मिसाल क्रिएट होगी कि बिहार के बच्चों के लिए सड़कों पर एजुकेशन पढ़ने की व्यवस्था अवेलेबल है। हाई क्लास कंटेंट जिससे हमारे गरीब बच्चे, हमारे स्टेट के जो नॉर्मल बच्चे वो महरूम रहते हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छे कोचिंग नहीं अटेंड कर पाते हैं, उन्हें वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल कंटेंट उनके 3,000 या 4,000 रुपए पे। और शायद अगला स्टेप मैं प्रधान सचिव महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में जो बच्चे हैं जो सर्टेन लेवल से ऊपर फर्स्ट क्लास इन्होंने पाया है या 70% पाया है, उनके लिए लो कॉस्ट टैबलेट जो आजकल 2,500 से 3,000 रुपए में आ गया है, जिसमें कि वो एजुकेशनल कंटेंट पढ़ सकें, वो अगर लो कॉस्ट टैबलेट प्रोवाइड किया जा सके इन ए मोस्ट सेलेक्टिव वे। रेवड़ी की तरह से बांटने की जरूरत नहीं है जैसा अदर स्टेट्स में किया गया। अगर एक उसके साथ कोई ना कोई प्रतिभागी बना दिया जाए कि अगर आप ये कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं, ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इतना नंबर ले आते हैं, तो बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी डेवलप होगी और उनको पढ़ने के लिए एक अच्छा साधन भी मुहैया होगा और उससे देश का और राष्ट्र का भला होगा कि बच्चों को वर्ल्ड क्लास कंटेंट, ये जो इतने एनपीटेल के कंटेंट हैं वो हिंदुस्तान के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, आईआईटी के जो नामी गिरामी प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा बनाया गया है और निश्चित रूप से मैंने खुद भी देखा है वो कंटेंट्स, दे आर एब्सोल्युटली यूजफुल। तो ई गवर्नेंस can be is in the form of almighty, uska 100s and thousands of facets are there, and I discuss with you these two facets, big data analytics and the Wi-Fi, city Wi-Fi enabler as an infrastructure, important infrastructure for imparting education to our youths. I think I should stop my presentation here. It was just to invoke thoughts in the people present here कि e-governance किसी एक या दो या तीन या चार फील्ड का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर हिस्से में समाया हुआ है और हम अपने चारों तरफ जहां नजर उठा करके देखेंगे ई गवर्नेंस का कोई ना कोई एप्लीकेशन हमें नजर आ जाएगा। और जैसे ही हमारे कॉमन लोग इनोवेटिव ई गवर्नेंस की शुरुआत करेंगे, शायद हमारा देश प्रगति के रास्ते पे चल पड़ेगा, हमारा प्रदेश प्रगति के रास्ते पे चलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।